और उसमें हमने 2 पॉइंट हम आपको बता चुके हैं अजय जी। एक और बेलेबल ऑफेंस में बेल, एक मैटर ऑफ राइट है और एक मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है। आज उससे आगे एक कंसेप्ट एंटिसिपेटरी बेल और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बेल के मामले में स्पेशल पावर, ये पॉइंट अभी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक लाइन में और बोलना चाहूं आज के लिए, तो वो हमारा पॉइंट है 506 इरेगुलरिटीज और 507 इरेगुलरिटीज। ये क्वेश्चन भी हमने लिखवाया हुआ है 16 क्वेश्चन में, कि अगर कोर्ट की कार्रवाई में कोई इरेगुलरिटी होती है तो उस इरेगुलरिटी का क्या इम्पैक्ट ट्रायल पे पड़ता है। तो अगर इसका टाइम बचेगा तो ये क्वेश्चन ये भी हम आपको कराएंगे आज, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक, 2 पॉइंट मैंने बोल रहा है अभी। तो अगर बेर एक्ट आपके पास है प्रवीण जी, सहायक जी, हर्ष जी, अजय जी, अनिल जी, तो मोटा मोटा हम ये देखेंगे जो ये 506 है इरेगुलरिटी के बारे में, मॉडल नोट पढ़िए दिखा एक बार प्रवीण जी। सर 506 चैप्टर 37 हाँ, irregularities which do not vitiate proceedings। और 507 irregularities which vitiate proceeding। तो ये 2 सेक्शन का एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, और इसमें एक लिस्ट बताई गई है। हर्ष, 506 में भी एक लिस्ट है जिसमें ए से लेके आई तक के कुछ सब्जेक्ट बताए गए। माइक म्यूट करो पंडित जी। हाँ, और 507 में भी एक लिस्ट बताई गई है ए से लेके क्यू तक। मैं ठीक कह रहा हूं यहां तक परवीन जी? तो इसमें कोई भी मतलब समझने वाली बात थोड़ी है, इस लिस्ट को याद करने वाली बात ज्यादा है। तो इसको आज हम एंडिंग में इस क्वेश्चन को भी समझाने की कोशिश करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। चलिए, उससे पहले हम बेल के पॉइंट की बात कर रहे हैं और इसमें एंटिसिपेटरी बेल की बात कर रहे हैं। हमारा BNSS से पहले कौन सा प्रोसीजर लॉ था? हमारा CRPC 1973। हर्ष वही था? यस सर। और उससे पहले कौन सा था? सर वो भी CRPC 1898 का हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। बोलो उदित जी, क्या कहना चाह रहे हो? अठारह सौ 1898 में बेल का प्रावधान तो था अनिल जी, पर एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान ना था वहां। जब नया CRPC बना 1973 में, 1973 में, उसमें पहली बार एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधान रखा गया। ठीक है, मुख्य तौर पे अगर इसके सिनॉप्सिस की बात करें
तो सर इसमें हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, सिनॉप्सिस की लिखवा रहा हूं मैं, एंटिसिपेटरी बेल के सिनॉप्सिस। उदित जी हैंड डाउन करिए। पहला इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैंने हर्ष बताया कि जो पुरानी संहिता थी, ओल्ड क्रिमिनल कोड, उसमें एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं था। जो 1973 में बनी ना सीआरपीसी, उसमें एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान रखा 438 में, ओल्ड में 438 में, जो कि नए में है 482। ठीक है। उसके बाद दूसरा सिनॉप्सिस है मीनिंग। तो हमारे कोड में कहीं डिफाइन किया है हर्ष सर किस चीज को? एंटिसिपेटरी बेल को? नो सर। तो इसको सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया। ये सेकंड सिनॉप्सिस है इसका। परंतु इसका जो पॉपुलर मीनिंग है ना, वो ये कहता है कि एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट से बचने के लिए छूट, बिना अरेस्ट हुए व्यक्ति को छोड़ना, अरेस्ट की संभावना से पहले उसको बेल देना, अरेस्ट की संभावना में उसको बेल देना। ठीक है अनिल जी? चलिए, अब अगला इसमें मैंने बोला कि सेक्शन, अगला सिनॉप्सिस है सेक्शन। पहले 438 था, जो कि अब बन गया 482। इसमें 4 सब रूल है, वो अभी मैं बताऊंगा 1 to 1। जो एंटिसिपेटरी बेल का सेक्शन है ना 482, उसमें 4 सब रूल है, वो पूरा कंसेप्ट अभी समझाएंगे। फिर उसके बाद इस कंसेप्ट का ऑब्जेक्ट। तो सर ये 41st रिपोर्ट, लॉ कमीशन की जो 41st रिपोर्ट थी ना, उसकी रिकमेंडेशन से एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया 1973 में। क्या इसका ऑब्जेक्ट था? ये एक एक्सेप्शनल रिमेडी है हर जी, ये नहीं कि रूटीन की रिमेडी है, किसी भी केस में फाइल कर दो, परंतु ये सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अप्लाई कर सकते हो अजय जी, सभी केस में अप्लाई नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्ट क्या था इसका? ऑब्जेक्ट ये था कि जो आदमी पावर में है वो अपनी पावर का मिसयूज करके अपने स्कोर सेटल करने के लिए वो किसी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता था, और कानूनी कार्रवाई में अपना एक टाइम लेता है। तो उस केस में नाजायज अरेस्ट, नाजायज जेल को रोकने के लिए एक ये एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान रखा कि पॉलिटिकली आदमी जब वो पावर में है तो दूसरे अपने विरोधियों को जेल में बंद कर देता है,
उससे बचने के लिए ये इस प्रावधान का उसका मिसयूज करता है, मतलब पावर का, हर्ष। तो उसका मिसयूज रोकने के लिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान रखा। ठीक है, यहां तक। उसके बाद मल्लमत कमेटी रिपोर्ट है इसमें, सही है बेटा, हाँ सही है। मल्लमत तो कमेटी। जब मेरी तबीयत खराब हो रविंद्र तो जी बना। माइक म्यूट करो। मल्लमत कमेटी रिपोर्ट है, इन्होंने ऑब्जर्वेशन करा और इन्होंने रिकमेंड करा कि भाई इस रेमेडी का होना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान होना चाहिए। क्यों? मिसयूज बाय रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। जो रिच आदमी है ना, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, वो दूसरे व्यक्ति को बिहाइंड दी बार तो बजाय उस केस का ट्रायल होने और फिर बाद में बेल मिलने के बजाय जेल जाने से पहले ही उसको बेल मिल जाए, ये इसका ऑब्जेक्ट रहा है। फिर इसका अगला सिनॉप्सिस है एम्बिट एंड स्कोप। तो सर इसका स्कोप क्या है हर्ष, एम्बिट क्या है? कि ये आपको अरेस्ट होने के बाद बेल की बात नहीं करता परवीन जी। अरेस्ट होने पे, जब आपको अरेस्ट किए जाने के चांस है, उस समय आपको जेल ना भेज के और छोड़ने के प्रावधान का इसका ऑब्जेक्ट है, एम्बिट है, स्कोप है। अदरवाइज तो आप अगर किसी केस में अरेस्ट हो चुके हो तो फिर आपको बेल कोर्ट देखेगा कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। बेलेबल है तो आपको एज ए राइट बेल मिल जाएगी हर्ष, और नॉन बेलेबल है तो कोर्ट डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि कोर्ट चाहे तो आपको जेल भेज देगी। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में अगर आप सारी कंडीशन पूरी करो अनिल जी, जब आपको पुलिस किसी केस में अरेस्ट करने आए तो आपके पास उस समय कोर्ट का ये डायरेक्शन हो, ये ऑर्डर है जो पुलिस को बोलता है कि भाई इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करना है, बल्कि बिना अरेस्ट करे ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो क्या हुआ हर्ष? एंटीसिपेटरी बेल। वो हुई एंटीसिपेटरी बेल। और गांव की भाषा में आप कई बार बोलते हो कि भाई बाहर की बाहर बेल करवा दे, सुना है हर्ष? जब हम कहते हैं भाई जेल नहीं जाना, बाहर की बाहर बेल करवा दो, हम अपने वकील को बोलते हैं। तो बाहर की बाहर का मतलब होता है कि बिना कोर्ट में पेश हुए, बिना जेल जाए हुए, बिना अरेस्ट किए गए आपको बेल का ऑर्डर मिल जाए। ठीक है अनुसुईया जी? चलिए, उसके बाद अगला सिनॉप्सिस है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल। कि भाई बेल और एंटीसिपेटरी बेल में क्या अंतर है? क्या अंतर है परवीन जी? सर एंटिसिपेटरी बिफोर अरेस्ट हम फाइल कर सकते हैं और बेल जो है वो आफ्टर अरेस्ट होती है सर। वेरी गुड।
जो बेल का कंसेप्ट है वो पिक्चर में आता है अरेस्ट होने के बाद, जबकि एंटीसिपेटरी बेल का जो कंसेप्ट है वो पिक्चर में आता है अरेस्ट होने के समय। जब आपको अरेस्ट करने के चांस है, जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है, उस समय आपके ये एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। ठीक है, उसके बाद अगला सिनॉप्सिस है अनिल जी, रिक्वायरमेंट, कि ये किन केसों में अप्लाई होता है हर्ष? अनसुईया, एंटीसिपेटरी बेल किस केस में आप अप्लाई कर सकती हो अनसुईया जी? सर नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। एंटीसिपेटरी बेल कॉग्निजेबल तो नहीं लिख रहा शायद, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप अप्लाई कर सकते। और दूसरा, आपको रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि आप अरेस्ट होने वाले हो। अगर आपको ये अंदेशा ही नहीं है परवीन जी कि पुलिस वाला आपको अरेस्ट करेगा, तो तब आप ये एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो रिक्वायरमेंट में मैंने बोला कि भाई ये आप जब भी अप्लाई कर सकते हो जब आपको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का अप्रेंशन है और आपको रीजन टू बिलीव है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और क्या इसके लिए एफआईआर दर्ज होना जरूरी है हर्ष? नो सर। तो एफआईआर दर्ज होना आपके खिलाफ, मतलब आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते हो ना, तो ये नहीं है कि आप ये लिखोगे कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है ना। आपको तो ये कहना है कि रीजन टू बिलीव है कि कोर्ट में पुलिस मेरे को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल, मे बी एन एफआईआर हैज बीन लॉज्ड बाय द पुलिस और मे नॉट, दोनों हो सकता है। बोलो उर्वशी। सर मुझे ये कहना था कि आप अगर पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में भी बता दीजिए ना, क्योंकि पेपर में इंग्लिश लिखना पड़ता है। कौन सा वर्ड बोलूं मैं? मतलब जो आप पढ़ा रहे थे एंटीसिपेटरी बेल और बेल के बारे में, तो वो इंग्लिश में भी एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल? Bail is a concept which is granted by the court after the arrest. On the other side, anticipatory bail is applicable in the picture before the arrest. ये मैंने बोला। उसके बाद अगला है फॉर्म किस कोर्ट में डलेगा? FORUM, फोरम, किस फोरम में ये अप्लाई होगा? अगला सिनोप्सिस है, तो किस में अप्लाई होगा ये अंशिया जी? सर हाई कोर्ट में भी हो सकता है, सेशन कोर्ट में भी हो सकता है। तो ये दोनों की कंकरेंट पावर है, सेशन कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। उसके बाद नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सर इनमें पीपी को भी नोटिस देने की जिक्र किया गया है। हालांकि देखना पड़ेगा नए एक्ट में शायद वो सेक्शन हटा दिया है 482 में। उस
अगला सिनॉप्सिस अनिल जी, प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेटर, प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट और इंफॉर्मेटर। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर रहा हूं हर्ष, तो कोर्ट मेरे को एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर, जिसने मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन दी थी, उसको भी कोर्ट सुनेगा। क्या सुनेगा उससे हर्ष? क्या क्या पूछेगा उससे कि क्या एलिगेशंस है, कि इनको मैं एंटीसिपेटरी बेल देऊं या ना देऊं, आप बताओ क्यों ना देऊं। वो उस व्यक्ति से पूछेगा जिन्होंने एफआईआर करवाई होगी, जिन्होंने पुलिस में इंफॉर्मेशन दी होगी। ठीक है यहां तक? अगला सिनॉप्सिस है कंडीशन। क्या एंटीसिपेटरी बेल देते समय हम उस एक्यूज के ऊपर कंडीशन इंपोज कर सकते हैं हर्ष? तो Yes, वही कंडीशन जो अभी कल आपने पढ़ी हर्ष, कि भाई इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, सिमिलर अपराध नहीं करेगा, सिमिलर ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड, और डज नॉट लीव द कंट्री एंड डिपॉजिट द पासपोर्ट and any other condition which the court deem fit। वे सारी कंडीशन भी एंटीसिपेटरी ग्रांट करते समय कोर्ट उसमें इंपोज कर सकती है उर्वशी जी। उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल की ड्यूरेशन कितनी है? अगला सिनॉप्सिस है ड्यूरेशन। एक्ट में लिख रहा है ड्यूरेशन हर्ष? नो सर। कितने समय के लिए एंटीसिपेटरी बेल होएगी ये नहीं लिख रहा, परंतु सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही है जो ये कहती है कि एक बार एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने पर, बोलो रविंद्र जी। जी सर, सुशीला अग्रवाल जजमेंट है सर। सर क्या कहती है? संविधान पीठ का है वो कि चार्जशीट के पेश करने के उपरांत भी एंटीसिपेटरी बेल स्वतः समाप्त नहीं होती है, ऐसा उसमें हेल्ड हुआ था सर कुछ। अच्छा, तो ये फाइनल रूल है? अब ये आई डोंट नो सर, पर सुशीला अग्रवाल में ये हेल्ड हुआ था, मैंने कहीं पढ़ा था जी। क्लियर आप करेंगे सर? चलिए ठीक है, तो सुनिए सर। तो सर डिफरेंट हाई कोर्ट की, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, दो जजों की बेंच की जजमेंट है हर्ष, हैंड डाउन करिए रविंद्र जी। तो सर ये आई हुई है अनुसुईया कि एक बार एंटीसिपेटरी ग्रांट होने के बाद जब चालान पेश किया जाएगा, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट, तो वहां पे एक्यूज को दोबारा रेगुलर बेल करानी पड़ेगी। पहला ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट। और दूसरे जजमेंट ये आए हो रहे हर्ष कि एक बार अगर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई उर्वशी जी, तो टोटल ट्रायल में, होल ट्रायल में देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर बेल, दोबारा बेल की जरूरत ना है। परंतु अभी लास्ट के 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले, सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, ये केस लो लिख लीजिए हर्ष, अनिल जी, अनुसुईया, उर्वशी, बाकी सभी। सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली,
सीबी, सीबी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम कितने जज होने चाहिए रविंदर जी? सर 5 या उससे ज्यादा। 5 या उससे ज्यादा। 5 से कम हो सकते हैं? तो 3 जज रहेंगे, न्यायमूर्ति रहेंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट के, तो फुल बेंच। डिवीजन बेंच में 2 जज मोस्टली होते हैं सर। और नहीं, मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 से कम हो सकते हैं। जी सर, आई थिंक सो नहीं हो सकते सर। हाँ, तो 5 जज जब होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए कम से कम 5 जज का होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब कॉन्स्टिट्यूट की जाती है परवीन जी? सर जिसमें कोई नया प्रेसिडेंट पास कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बोलो हर्ष। सर टू इंटरप्रेट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। जब संविधान को इंटरप्रिटेशन करना हो तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, और इसमें कम से कम 5 जज तो होने ही चाहिए। उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलेंगे, जो कि कौन से आर्टिकल में लिख रहे हैं रविंदर जी? ये सर आर्टिकल तो इस समय याद नहीं है सर। तो वो आपका अंडर आर्टिकल 145 सब रूल 3, उसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो सर इस केस में, इस केस को पढ़ना है अनसुईया जी, हर्ष जी, अनिल जी, परवीन जी, मुकेश जी, पंडित जी, रविंदर जी, उर्वशी जी, बाकी सभी। सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, ठीक है? एक बार प्लीज बोल दीजिए सर। सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली। और इसकी जो जितना काम का है ना अनसुईया, रविंदर जी, उतनी 2 लाइन मैं बोल देता हूं जितना हमें चाहिए पेपर के लिए, कि एंटीसिपेटरी बेल होल ट्रायल के लिए होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला जनरली। पर जो अजीब किस्म के केस है, एक्सेप्शनल कंडीशन में, वो बीच में भी दोबारा भी उसे बेल करवानी पड़ सकती। क्या कहना चाहा अनुसुईया जी, हर्ष जी, परवीन जी? सामान्य तौर पे एंटीसिपेटरी बेल होल ट्रायल के लिए होती है, सिर्फ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। अब ये एक्सेप्शनल केस क्या है ये नहीं बताया अनुसुईया जी, पर पेपर में हमें इतना ही बहुत है, इस केस का नाम लिख दें और 2 लाइन जो मैंने बोली है कि एंटीसिपेटरी बेल इज अलाउड फॉर द होल ऑफ ट्रायल जनरली, बट इन एक्सेप्शनल केसेस वो फिर होल ट्रायल के लिए नहीं होती। ठीक है यहां तक रविंद्र जी? सर और इस केस में 1980 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जजमेंट आया था हर्ष, गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उस केस को रेफर किया इन्होंने, ये हमने बोला। उसके बाद अगला पॉइंट है सक्सेसिव एप्लीकेशन। क्या एक एप्लीकेशन खारिज होने के बाद दूसरी एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं हर्ष? सक्सेसिव एप्लीकेशन
यस सर। तो इन्होंने सेकंड या सक्सेसिव एप्लीकेशन को मना नहीं किया, मेंटेनेबल माना है। अगर कोई एडिशनल फैक्ट आ जाए अनुसुईया, कोई फर्दर डेवलपमेंट हो जाए या कोई डिफरेंट कंसिडरेशन हो तो दोबारा भी एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। क्या ये कैंसिल भी की जा सकती है? अगला सिनॉप्सिस, कैंसिलेशन ऑफ बेल, एंटिसिपेटरी बेल। तो सर स्पेसिफिक कोई प्रोविजन तो है नहीं एंटिसिपेटरी बेल का कैंसिल करने का हर्ष। परंतु इसको हाई कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट जो है इसको कैंसिल कर सकता है। क्या सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर नहीं है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो नहीं दिख रहा भाई इसमें। जी सर। और प्रोविजन कोई है नहीं सीआरपीसी में, कहीं है कोई प्रोविजन? सीआरपीसी में तो था नहीं। सर अगर कुछ कंडीशन लगा के बेल हुआ होगा और कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा तब कैंसिल नहीं हो सकता। तो किस सेक्शन में लगा है एंटिसिपेटरी बेल की कैंसिलेशन? वो पूछ रहा हूं मैं। और इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट कर सकता है कैंसिल। तो सर हाई कोर्ट किस ग्राउंड पे करेगा? वो तो कंडीशन को ब्रीच कर दिया तो। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ वो 482 में चला जाएगा आई थिंक, इसमें लिख नहीं रहा 482। सर सेशन कोर्ट देता है एंटिसिपेटरी और वो अपनी ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता, इसीलिए हाई कोर्ट में ही कैंसिल होगा। हाँ सॉरी परवीन जी। सर सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी होती है पर सेशन कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता, इसलिए हाई कोर्ट में बेल कैंसिल होती है सर। हाँ वो एंटिसिपेटरी बेल सर। जो सेशन जो ऑर्डर करेगा तो रिव्यू का प्रावधान तो है नहीं, कैंसिलेशन का कोई प्रोविजन है नहीं। तो हम हाई कोर्ट उसकी पेरेंट बॉडी है, तो हाई कोर्ट उसको 482 में यह कर सकता है इसको, ये हम बोलना चाहते हैं। 482 भी नहीं लिख रहा है बुक में, तो मैं कह रहा हूं, पर हाँ हाई कोर्ट को पावर है। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ बेल का भी एक प्रावधान था, ये थोड़ा अलग बोल रहा हूं मैं। चलो अब इसको रहने दो बस। कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन ऑफ बेल, ये कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे। तो ये अनिल जी अभी हमने एंटिसिपेटरी बेल के सिनॉप्सिस आपको बोल रहे हैं, ठीक है यहां तक। अब हम इसके बारे में लॉ का जिक्र करेंगे। तो सर इस मामले में एक ही सेक्शन है, पुराना 438 था 438 उर्वशी जी, जो कि नया है 482। इसमें कहा गया कि जब अगर आपको अरेस्ट की अप्रीहेंशन हो, अभी एक्शन नहीं हुआ परवीन जी, अप्रीहेंशन किस बात की? अरेस्ट की। तो क्यों है आपको अरेस्ट की अप्रीहेंशन? किस केस में है? कहा नॉन बेलेबल ऑफेंस। जब आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट की अप्रीहेंशन है तो आप
अपने रीजन टू बिलीव को हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के सामने रखोगे और उसे क्या डिमांड करोगे अनसुईया? सर बेल। उससे ये डिमांड करोगे बेटा, यहाँ बेल वर्ड यूज नहीं है, उससे ये डिमांड करोगे कि भाई आप मेरे को अरेस्ट कौन करेगा? पुलिस। तो हम हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से ये डिमांड करेंगे हर्ष कि आप मेरे को वो ऑर्डर दे दो जिसमें पुलिस को डायरेक्शन हो। इस सेक्शन में हम कोर्ट से पुलिस के अगेंस्ट में डायरेक्शन मांग रहे हैं कि आप ये डायरेक्शन दो पुलिस को कि अगर वो किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में मुझे अरेस्ट करने आए तो आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे छोड़ दिया जाए। ठीक है यहां तक? If the police has been arrested, then give me direction to not arrest to me and give bail. इस प्रकार की डायरेक्शन हम सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से मांग रहे हैं। ठीक है यहां तक? बोलो। सर इसमें पुलिस का मतलब ईडी वगैरह सीबीआई इनको भी इंक्लूड किया जा रहा है ना? हाँ हाँ, इसमें पुलिस वर्ड नहीं है, इसमें अरेस्ट वर्ड है। पुलिस तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको, इसमें तो अरेस्ट है ना बेटा। तो अरेस्ट तो आपको किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर सकती है। जैसे पीएमएलए में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन है? ईडी। और जैसे एनडीपीएस में एनसीबी, डिपार्टमेंट के अफसर जो एनसीबी। ठीक है, अरेस्ट का बोला हुआ है ना कि पुलिस का। ठीक है यहां तक पहला रूल। और ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की एक कंकरेंट, क्या मतलब हुआ इसका मंजुला जी? कि अगर आपने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई हर्ष और वहां वो रिजेक्ट हो गई तो आप कहां लगाओगे? फिर कहां लगा सकते हो? हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट में भी दोबारा लगा सकते हैं। हाँ, और अगर आपने सीधा हाई कोर्ट में लगाई जब अनसुईया जी और वहां रिजेक्ट हो गई, आपने हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगाई और वो एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो गई, फिर क्या कर सकते हो आप? सर तब फिर सेशन में लगा सकते हो। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में। रविंदर जी फिर लगा सकते हो सेशन में। फिर सेशन में लगा सकते हैं सर, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील या एसएलपी का हम यूज कर सकते हैं। सेशन में नहीं लगा सकते? जी नहीं सर। अच्छा, परवीन जी कुछ बोलना चाह रही है? सर सेशन में लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते परवीन जी। सर सक्सेसिव तो हम फाइल कर सकते हैं। सक्सेसिव नहीं करी ना हमने तो सीधा हाई कोर्ट ही लगाई ना भाई। हमने तो सेशन कोर्ट गए ही नहीं, हमने तो हाई कोर्ट लगाई और हाई कोर्ट से रिजेक्ट होगी हमारी। सर उसके बाद कहाँ लगाएंगे? सेशन में नहीं। फिर तो अब हमें हाई कोर्ट से ऊपर ही जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ, अगर सेशन में लगाई वो रिजेक्ट हो गई तो वेट करके दोबारा लगा लो भाई, या हाई कोर्ट में जाना है तो हाई कोर्ट चले जाओ। तो ये प्रोसेस तो ले सकते हैं परवीन जी हम।
लेकिन अगर हाई कोर्ट हमारी रिजेक्ट कर दे सीधा, तो फिर सेशन में वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। सामान्य तौर पे हम बता रहे हैं, बेयर एक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिख रहा परवीन जी, पर एज पर टेक्स्ट बुक जो है यही बहुत बात कही गई है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सेशन कोर्ट जब आपको ये डायरेक्शन देगा अनिल जी, आप कोर्ट को कन्विंस करेंगे, तो फिर वो आपको ये कहेगा भाई डायरेक्शन तो मैं दे दूं, पर आपको फला फला ये काम करने, कंडीशन लगा देगा। पहला, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग हो रही है तो उसमें आप अवेलेबल रहोगे। दूसरा, कि आप किसी भी गवाह को टीआईपी मतलब थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रोमिस नहीं करोगे, केस को खराब नहीं करोगे, ड्रेल नहीं करोगे, भारत नहीं छोड़ोगे। और जो कोई और कंडीशन नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जो बेल के सेक्शन में जो कंडीशन थी ना अनुसुईया, वे भी कोई कंडीशन हम आपके ऊपर लगाई जा सकती है। ये सेकंड पोर्शन में कहा अनिल जी। और आगे चल के इन्होंने कहा कि जब पुलिस आपको पकड़ने आएगी तो आप उसको वो डायरेक्शन दिखा दोगे तो पुलिस आपको अरेस्ट करे बिना ही आपको छोड़ देगी। ये तीसरे नंबर पे कहा गया। और आखिर में कहा गया कि जो 18 साल से कम की लड़कियों के साथ, 16 साल से कम की लड़कियों के साथ और 12 साल से कम की लड़कियों के साथ ये सेक्शन 65 है, और 70 का 2 है 18 साल से कम की लड़कियों के साथ गैंगरेप। तो इन केस में एंटीसिपेटरी बेल अलाउ है रविंद्र जी? तो इन केस में एंटीसिपेटरी बेल मना करी गई। तो ये 4 सब रूल मैंने अभी आपको बताए। कुछ बोल रहे हो हर्ष? चलिए, तो ये 4 एंटीसिपेटरी बेल के रूल बताए हैं, उसके बाद सारे सिनॉप्सिस लिखवाए हैं, उसके बाद आपको केस लॉ लिखवाया है, सुशीला वर्सेस एनसीटी दिल्ली, उसके बाद गुरबख्श सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और अगला सेक्शन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बेल के मामले में स्पेशल पावर की बात कही गई है। अब हाई कोर्ट के पास अनिल जी जब आप बेल लेने जाते हो, सेशन के पास जब आप बेल लेने जाते हो, तो उनके पास बेल के मामले में स्पेशल पावर है, उनकी पावर ज्यादा है। वो किसी भी केस में आपको बेल दे सकते हैं, पर 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी परवीन जी? पहली, आपने कोई अपराध किया हो। दूसरी, आप जेल से बाहर नहीं होने चाहिए। क्या मतलब वो हर्ष? मतलब जेल के अंदर होने चाहिए। कि आप पुलिस कस्टडी में होने चाहिए। तो फिर सेशन और हाई कोर्ट आपको किसी भी केस में कंडीशन लगा के, कंडीशन कौन सी अनुसुईया?
सर जो है कि वो थ्रेटन नहीं करेगा विटनेस को, टेम्पर नहीं करेगा एविडेंस। जो कल हमने पढ़ाई थी ना नॉन बेलेबल में कंडीशन, प्रेजेंट होएगा, सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा, टीआईपी नहीं करेगा, और कोई और कंडीशन जो कोर्ट ठीक समझे, वे सारी कंडीशन भी सेशन या हाई कोर्ट बेल देते समय लगा सकता है। और अगर कोई मजिस्ट्रेट ने कंडीशन वाहियात की लगाई है, उसको सेट असाइड भी कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट ने बेल दे दी और कंडीशन जो है कोई उल्टी सीधी लगा दी, तो उस कंडीशन को भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट सेट असाइड कर सकता है, बदल सकता है। कोई नॉर्मल बैकग्राउंड का आदमी था, उससे 5 लाख का मुचलका मांग लिया। कोई लेबर था, उससे बेल के लिए 5 लाख की श्योरिटी मांग ली, तो लेबर वाला कहां से 5 लाख का श्योरिटी लेके आएगा? ऐसी कंडीशन जो है सेशन हटा सकता है, बदल सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी है अनिल जी कि अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देगा बेल देने से पहले, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेगा, पर सभी केस में नहीं। किस केस में नोटिस देगा? जो सेशन ट्रायल है वो, या अगर सेशन ट्रायल ना है लेकिन उस केस की सजा लाइफ इंप्रिजमेंट है, तो पीपी को नोटिस देगा कि भाई तू बता दे इसको बेल क्यों ना देवे। ठीक है अर्जी, यहां तक अनसुईया? और जो अभी हमने लेडीज वाले अपराध बोले, 16 साल से कम की लड़कियों के साथ रेप, 12 साल से कम की लड़कियों के साथ रेप, 18 साल से कम की लड़कियों के साथ गैंग रेप, इन सारे केसों में भी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट बेल देते समय पीपी को नोटिस करेगा। कितने दिन का नोटिस है? 15 दिन का नोटिस, कि भाई 15 दिन का टाइम देगा, वे 15 दिन में इसका जवाब दो कि इन केसों में इनको बेल क्यों ना देवे। और इन केसों में अनसुईया 16 साल की लड़कियों के साथ रेप, 12 साल से कम की लड़कियों के साथ रेप, 18 साल से कम की लड़कियों के साथ गैंग रेप, इन अपराधों में बेल देते समय प्रवीण जी, जिन्होंने इन अपराधों की इंफॉर्मेशन दी थी ना पुलिस को, पीपी के साथ उनको भी सुनना जरूरी है। उसके बाद हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी की बेल को कैंसिल भी कर सकता है और उसको जेल भेज सकता है। तो ये कैंसिलेशन ऑफ बेल का सेक्शन है 483 का 3। ठीक है यहां तक अनुप्रिया जी? तो ये हमने बेल के सेक्शन पढ़े हैं। एक पॉइंट और मैं बोल देता हूं इसके साथ साथ। हर्ष आप बताइए, प्रवीण जी आप बताइए, रिजेक्शन ऑफ बेल और कैंसिलेशन ऑफ बेल में क्या अंतर है? हर्ष?
सर रिजेक्शन ऑफ बिल में ये है कि आपने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने आपको बिल ग्रांट नहीं करी, और कैंसिलेशन ऑफ बिल में ये है कि कोर्ट ने पहले बिल ग्रांट करी थी, उसके बाद आपने कोई कंडीशन ऐसी वॉलिड करी, उसके बाद एप्लीकेशन मूव करी सरकार ने, तो कैंसिलेशन ऑफ बिल का कोर्ट ने ऑर्डर करा। कौन सा आसान है? सर फर्स्ट वाला इजी है, refusal वाला। रिजेक्शन ऑफ बेल आसान है, कैंसिलेशन ऑफ बेल करना कोर्ट के लिए मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद बोलो हर्ष। सर कैंसिलेशन ऑफ बेल का एक प्रोविजन यहाँ पे है, एक हमने कल भी पढ़ा था, सेक्शन 480 सब सेक्शन 5, वहां पे भी कैंसिलेशन ऑफ बेल हो सकती है। 2 सेक्शन है इसमें, 3 सेक्शन मैंने बोले अभी। एक तो है बेटा हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का, तो है 483 का 3, और एक है 480 का 5, और एक है जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था ना सेक्शन, उसमें कैंसिलेशन का लिखा हुआ है। ये 3 जगह कैंसिलेशन ऑफ बेल का प्रावधान है, इसके अलावा और कहीं कैंसिलेशन ऑफ बेल का प्रावधान ना है। जो डिफॉल्ट बेल होगी अनसुईया, अगर उसको कैंसिल कराना है तो कौन से सेक्शन में जाना पड़ेगा? प्रवीण, हर्ष? सर डिफॉल्ट बेल कैंसिल नहीं हो सकती। नहीं, अगर वो शर्तों को पूरा मतलब बाद में कोई गड़बड़ करेगा तो कैंसिल होएगी ना। यस सर, जैसे एंटीसिपेटी का बोल दिया हमने, तो डिफॉल्ट बेल का कैंसिलेशन का नहीं है कोई प्रावधान, पर उसके लिए फिर बेटा वही 48 जो ये 480 का 5 है ना, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये बोलना चाहते हैं हम। ठीक है, चलिए, ये कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए इसका कंक्लूजन है, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस लो लिखवा रहा हूं, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस संजय गांधी। तो इसमें वो अंतर बताया जो हरजी बोल रहे थे अभी, रिजेक्शन ऑफ बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल, व्हाट इज डिफरेंस, सो एंड सो, ये इस केस लो में बोला गया है। ठीक है, यहां तक है। तो ये एक बेल का पॉइंट हमने आपको बोला है, और ये आज का कंसेप्ट है। अब इसमें एक पॉइंट और हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था हर्ष, इरेगुलरिटीज। इसके बारे में बताइए अनसुईया कुछ, परवीन जी आप बताइए, अनसुईया आप बताइए इरेगुलरिटीज के बारे में। अनिष्का जी क्या हाल है? कैमरा ऑन करो सर। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपना रजिस्ट्रेशन कराओ कृपया करके। बेल के ऊपर नहीं है बेटा, ये कुछ और चीज है, उर्वशी जी अभी बोलते हैं। बोलो हर्ष। सर इरेगुलर का मतलब है कि कोई केस जो जज को सुनने की पावर नहीं थी, फिर भी उसने जज ने सुन लिया, उसका मतलब इरेगुलरिटी है। उस केस में क्या हो सकता है, प्रोसीडिंग विस्तृत हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, अनसुईया।
सर अगर कोई पावर को एक्सीड करके अगर जज उसका पावर एक्सीड होता है तो ट्रायल अगर विशिएट होता है या नहीं होता है उसी के ऊपर सर है इरेगुलरिटी। वेरी गुड। परवीन जी। सर अगर किसी प्रोविजन का मिसयूज किया गया है और कोई भी मतलब कोई प्रोविजन है पुलिस ने कोई मिसयूज किया है तो भी विशिएट होती है सर। डिफॉल्ट बेल कैंसिल कराना है तो 480 का रूल 5 लगेगा। उर्वशी जी, डिफॉल्ट बेल को कैंसिल कराना है तो जो नॉन बेलेबल में बेल मिलती है सेक्शन 480 उसका सब रूल 5 है, वो कैंसिलेशन की बात कर रहा है। अनिल जी आप बताओ। सर इसमें उसमें पे जो इरेगुलरिटीज में अगर जुरिडिक्शन नहीं है, उसको एम्पावर्ड नहीं है जज और देता है तो उसमें बोनाफाइडली अगर वो कर रहा है ये चीज गुड फेथ में कर रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। चलिए, तो सर इसके सिनॉप्सिस तो नहीं है इसमें अनिल जी, 2 सेक्शन है सीधा सीधा। प्री में बहुत बार सवाल पूछा जाता है परवीन जी, और कभी कभी जो है मेंस में भी सवाल आता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना है, बाकी तो फिर ये एंट्री याद करनी है खुद। अगर मतलब समझ में आ गया तो बाकी ये एंट्री याद करनी है। ये कह रहा है अनसुईया जी कि अगर कोर्ट का पार्टी से कोई इंटरेस्ट होता है सामान्य तौर पे अनसुईया? सर नहीं। तो वो अगर किसी केस का ट्रायल कर रही है और ट्रायल के दौरान वो काम कर देती है जिस काम की पावर उसके पास ना थी, वो जानकार तो है नहीं पार्टी, और वो अपनी अकल से पूरी मेहनत कर रही है, लेकिन वो काम कर दिया जो उसके पास था ना, तो केस का जो जजमेंट आया, केस का जो ऑर्डर हुआ, वो सही मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो इसमें इन्होंने परवीन जी 2 कैटेगरी रखी। इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी रखी। एक कैटेगरी अनिल जी में वे काम बताए अगर तुम्हारे पास पावर ना है और तुमने फिर भी वे काम कर दिए, करें गुड फेथ में, तो वह केस की कार्रवाई खराब नहीं होएगी, केस बेकार नहीं होएगा और केस फिर भी आगे चलता रहेगा। यहां तक ठीक है परवीन जी? हर्ष, दूसरी सिचुएशन यह बताई हर्ष कि आपके पास पावर ना है उन काम को करने की जो काम वहां लिखे ओढ़े, लेकिन गुड फेथ में आप वो काम कर देते हो, पर वो गलतियां ऐसी है अनसुईया, बड़ी गलती है थोड़ी वो। हाँ, आपने तो गुड फेथ में ही करा, आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी ना थी, आपने तो गुड फेथ में ही करा, पर आपको उन काम को करने की पावर ना थी, लेकिन वे काम थोड़े से एग्रीड फॉर्म के हैं, तो वहां पर वो कार्रवाई, वहां पर वो केस 0 हो जाएगा, वो कार्रवाई वाइड हो जाएगी, वो केस बेकार, वो काम जो आपने करा ना वो काम बेकार हो जाएगा, उसका इंपैक्ट पार्टियों पे नहीं पड़ेगा।
ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है परवीन जी, हर्ष। अब हमने वो लिस्ट या पढ़नी है जिस लिस्ट को मजिस्ट्रेट करके भी वो कार्रवाई वैलिड मानी जाती है। हालांकि उनको करने की पावर ना है उसके पास, पर उसने गुड फेथ में किया था, इस मारी वो कार्रवाई, और उनका नेचर थोड़ा सिंपल है परवीन जी, इस वजह से वो कार्रवाई वैलिड मानी जाएगी चाहे आपको पावर ना हो। अब ठीक है हर्ष, यहां तक एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर ये पकड़ में आएगा। बोलिए अनसुईया जी। Section 506. Irregularities which do not vitiate proceedings. If any पहला magistrate सेक्शन इस बात का पढ़ रहे हैं कि वो काम जिसकी पावर मजिस्ट्रेट को नहीं थी, उसने फिर भी वो काम कर दिया, तो अगर पावर ना है तो वैसे तो वो काम बेकार होना चाहिए। पर ये सेक्शन कह रहा है अनिल जी, अगर मजिस्ट्रेट गुड फेथ में ये काम करेगा, जो अभी अनसुईया बोलेगी, तो पावर ना होने के बावजूद भी वो काम सही माने जाएंगे और केस जो है आगे बढ़ जाएगा। पढ़ो। if any magistrate not empowered by law to do any of the following things, namely, Clause A, to issue a search warrant under Section 97. Clause B, to order under Section 174 the police to investigate an offence. Clause C, to hold an inquest under Section 196. Clause D, to issue process under Section 207 for the apprehension of a person within his local jurisdiction who has committed an offence outside the limits of such jurisdiction. Clause E, to take cognizance of an offence under Clause A or Clause B of subsection 1 of Section 210. Clause F, to make over a case under subsection 2 of Section 212. G, to tender a pardon under Section 343. H, to recall a case and try it himself under Section 450. Or I, to sell property under Section 504 or Section 505. Erroneously in good faith does that thing, his proceedings shall not be set aside merely on the ground of his not being so empowered. तो अनिल जी, ये ए से लेके आई तक मजिस्ट्रेट ने काम करे हर्ष, जबकि उस मजिस्ट्रेट को वो काम करने की पावर ही ना थी। क्या पावर ना थी? उसके पास पावर नहीं थी कि वो सर्च वारंट इशू करे। पहला परवीन जी, उसके पास ये पावर नहीं थी मजिस्ट्रेट के पास कि वो पुलिस को ऑर्डर करे कि भाई इन्वेस्टिगेशन करे, और उसने वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया, सर्च वारंट इशू कर दिया, पावर ना थी। इंक्वेस्ट का ऑर्डर करे, पावर ना थी, पर इंक्वेस्ट का ऑर्डर कर दिया। 207 का ऑर्डर कर दिया, कोग्निजेंस ले लिया। मजिस्ट्रेट को ये पावर ना थी हर्ष कि वो 210 का 1 का ए पुलिस रिपोर्ट, बी कंप्लेंट केस पे कोग्निजेंस ले, और आपने केस का कोग्निजेंस ले लिया। मेक ओवर की पावर आपकी नहीं थी, पार्डन करने की पावर आपकी ना थी, केस को रिकॉल करने की पावर आपकी ना थी, प्रॉपर्टी को सेल करने की पावर आपकी ना थी।
ये सारी पावर आपकी नहीं थी, लेकिन आपने ये ऑर्डर कर दिए, तो ये ऑर्डर वॉइड नहीं माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। अगर आप ये प्रूव कर दो प्रवीण जी कि ऐसा मैंने गुड फेथ में किया है, तो फिर वो केस, चाहे आपकी पावर के बिना आपने ये ऑर्डर कर दी हो, तो भी वो केस आगे बढ़ जाएगा और ये ऑर्डर सेट असाइड नहीं होंगे। ठीक है हर्ष? ठीक है प्रवीण जी? ठीक है अनिल जी? अगला हम पढ़ेंगे कि जज के पास पावर ना है, फिर ये ऑर्डर कर रहा है, जो अभी हम पढ़ेंगे, परंतु ये ऑर्डर कुछ ऐसे है अनिल जी जिससे केस की मेरिट पे फर्क पड़ता है। तो अगर जज ये ऑर्डर कर दे जिसकी पावर उसको ना है, तो वो ऑर्डर काम नहीं आएगा और वो ऑर्डर वाइड माने जाएंगे, वो कार्रवाई वाइड मानी जाएगी। पढ़ो हर्ष। Section 507, irregularities which vitiate proceedings. If any magistrate, not being empowered by law in this behalf, does any of the following things, namely, Clause A, attaches and sells property under Section 85. अगर प्रॉपर्टी को अटैच कर दे हम, आपके पास पावर ना है अटैच करने की, अनिल जी के पास थी पावर अटैच करने की, और आप एक केस को सुन रहे हो और उस केस में आपने एक्यूज की प्रॉपर्टी अटैच कर दी, तो वो अटैचमेंट वाइड मानी जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा मामला। आगे Clause B, issues a search warrant for a document, parcel, or other things in the custody of a postal authority. यहां सर्च वारंट का तो ऊपर भी लिखा था, पर यहां सर्च वारंट है प्रवीण डॉक्यूमेंट के लिए सर्च वारंट, पार्सल के लिए सर्च वारंट, टेली पोस्टल अथॉरिटी का जो मैटर है ना, उनकी सर्च वारंट। तो आप पढ़ेंगे बीएनएसएस में कि ये पावर सभी मजिस्ट्रेट को ना है, अलग से लिखा गया है वहां मजिस्ट्रेट का नाम, और आपको पावर है नहीं, आप वो कर दो सर्च वारंट पोस्टल डिपार्टमेंट के किसी डॉक्यूमेंट की, तो वो सर्च वारंट वैलिड नहीं माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, वो कार्रवाई 0 मानी जाएगी। आगे Clause C, demand security to keep the peace. हाँ, सिक्योरिटी मांग रहे हो, आपके पास पावर है नहीं, सिक्योरिटी मांग रहे हो, तो वो कार्रवाई वाइड। Clause D, demand security for good behavior. सिक्योरिटी मांग रहे हो गुड बिहेवियर का, however you have no power to demand security on good behavior. Clause E, discharges a person lawfully bound to be of good behavior. डिस्चार्ज कर रहे हो, आपके पास पावर ना है। आगे Clause F, cancels a bond to keep the peace. बॉन्ड को कैंसिल कर रहे हो। Clause G, makes an order for maintenance. 125 में आप मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया आपने, आप थे अनिल जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और पार्टी आई जी मेरे का मेंटेनेंस करवा दो अपने हस्बैंड से, आपने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। सर उसमें लिखा हुआ है 125 में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, however you are second class, you did not power to make any order of such maintenance, such order is void. आगे Clause H, makes an order under Section 152 as to a local nuisance. हाँ, न्यूसेंस वाला ऑर्डर आप कर रहे हो। Clause I, prohibits under Section 162
The repetition or continuance of a public nuisance. हाँ, ये भी आपके पास पावर ना है। Clause J makes an order under Part C or Part D of Chapter 11. वो 144 वाला धारा, पुराने वाले 144 वाले धारा है ना वो। आगे Clause K takes cognizance of an offense under Clause C of subsection 1 of Section 210. 210 में है कोग्निजेंस की बारे में बोला गया है परवीन जी। और कोग्निजेंस हम कितने तरीकों से ले सकते हैं? उसमें 3 क्लोज है। एक क्लोज है पुलिस रिपोर्ट जो पहले आ चुका, अभी मैंने पढ़ाया है। बी क्लोज है कंप्लेंट केस जो पहले आ चुका है। सी क्लोज है सुमोटो या एनी इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास जो है केस सुनने की पावर है नहीं परवीन जी, और तुम सुमोटो जो है किसी केस का कोग्निजेंस ले रहे हो। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई और आपने जो है उस केस का कोग्निजेंस ले लिया। However, you have did not power. You are judicial magistrate second class, maybe. तो फिर वो कोग्निजेंस गलत माना जाएगा, वाइड हो जाएगा। हाँ, आपके पास पावर नहीं है पुलिस रिपोर्ट पे कोग्निजेंस लेने की, कंप्लेंट केस पे कोग्निजेंस लेने की, जो अभी पहले लिखा हुआ है, पढ़ाया था मैंने। लेकिन आपने पुलिस रिपोर्ट पे या कंप्लेंट केस पे कोग्निजेंस ले लिया गुड फेथ में, तो भी वो कोग्निजेंस सही माना जाएगा। फिर ये लिखा हुआ है 506 का ई क्लोज। मिल गया परवीन जी? यस सर। यहां आपका कोग्निजेंस आपकी पावर ना भी है तो भी सही माना जाएगा अगर गुड फेथ में लिया है तो। लेकिन अगर सुमोटो ले लो, मतलब 507 का के क्लोज जो सुमोटो या एनी इंफॉर्मेशन के कोग्निजेंस को गलत मान रहा है, अगर आपके पास पावर ना है तो। आगे Clause L tries an offender. तुम्हारे पास ट्रायल की पावर ही नहीं है, फिर तुम ट्रायल कर रहे हो। आगे Clause M tries an offender summarily. समरी की पावर नहीं है, समरी ट्रायल कर रहे हो। Clause N passes a sentence under Section 364 on proceedings recorded by another magistrate. आगे Clause O decides an appeal. अपील डिसाइड कर रहे हो, अपील डिसाइड करने की पावर ही नहीं है आपके पास। Clause P calls under Section 438 for proceedings. ये रिवीजन है आई थिंक, तो रिवीजन की पावर ही नहीं है। Clause Q revises an order passed under Section 491. हाँ, तो ये सारे काम अगर तुम कर रहे हो जिसकी पावर तुम्हें नहीं है, तो वो कार्रवाई क्या हो जाएगी? आगे लिखिए लास्ट लाइन में हर्ष। His proceedings shall be void. तो ये सारी प्रोसीडिंग उस मजिस्ट्रेट की क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर, आज के लिए इतना ही है। अभी हमने आज डेट कंसेप्ट कराने की कोशिश करी है, और कल भी जो है ये अपन की क्लास रहेगी। तो अगर कोई बाहर भीतर हो गए तो बात अलग है, नहीं हम कोशिश करेंगे कल भी क्लास ली जाए। कोई डाउट अनिल जी, परवीन जी? कल की क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? वही, ओके। अगर नहीं होगी तो मैं मना कर दूंगा, पर अभी कोशिश है पॉजिटिवली कल की क्लास हम रखें। और उसमें जो लिमिटेशन वाला है, और एक जो अपना इनहेरेंट पावर है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना जो क्रिमिनल लॉ में, और एक इनहेरेंट पावर, इन दो क्वेश्चनों पे कल ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। तो एनी डाउट हर्ष? चलिए।